हेलो नमस्कार दोस्तों, आशा करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, मंगलमय होंगे। करते हैं फटाफट देश विदेश से भारत की तमाम खबरों की तरफ रुख। क्या रहेगा सोने चांदी का भाव, कहां बरसात होगी, कहां लू चलेंगी, वो तमाम जानकारी मौसम की भी हमारे इस विशेष बुलेटिन में। क्या रहेगा राजनीति में, किसका क्या हाल, वो तमाम जानकारी। बने रहे हमारे साथ। 12 मई 2024 को वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। इस तिथि पर आद्रा नक्षत्र और धृति योग का संयोग रहेगा। दिन के शुभ मुहूर्त की बात करें तो रविवार को अभिजीत मुहूर्त 11:53 से 12:41 तक है। राहुल काल 5:20 से 7:05 तक रहेगा। भारत में 12 मई को मनाया जाएगा मदर्स डे। इतिहास और महत्व सिर्फ एक इंसान ही नहीं होती माँ, पूरे परिवार के दिल की धड़कन होती है हमारी माँ। हमारी आत्माओं का सहारा है, उसकी बाहें कोमलता से बनी है और उसका दिल प्यार से बना है। आप सभी को मदर डे की हार्दिक शुभकामनाएं। एक माँ के प्यार का कोई मुकाबला कभी कोई और नहीं हो सकता, क्योंकि माँ शक्ति, साहस, करुणा और ऊर्जा का एक अंतहीन स्रोत है जो हमें असंभव को भी संभव करने के काबिल बनाती है। इसलिए माँ और उसके बच्चों की आपसी बॉन्डिंग शब्दों, समय और दूरी से परे होती है। अपनी माँ की गोद में हमें जो आराम, सुरक्षा, अटूट समर्थन मिलता है, उसके जश्न के लिए हर साल मई के दूसरे रविवार को मदर्स डे मनाया जाता है। माँ सिर्फ एक इंसान नहीं होती, वह पूरे परिवार के दिल की धड़कन होती है। अब करते हैं मौसम की तरफ रुख। क्या रहेगा मौसम? जी हाँ, IMD ने मौसम को लेकर चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार 11 और 12 मई को गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं आपको जानकारी के लिए बता दें कि तेज हवाएं भी चलेंगी। अगले 5 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे। कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर SN सुनील पांडे ने बताया कि 11 और 12 मई को आकाशीय बिजली भी गिरने की संभावना है। इस संबंध में लोगों को सावधान किया गया है। इधर 9 मई को एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ भी हिमालय में सक्रिय हुआ है, जिसका असर अब देखने को मिल रहा है। देश में आज यानी 12 मई को 24 कैरेट सोने की कीमत अगर देखी जाए तो 540 रुपये यानी 0.88 की गिरावट के साथ 61,040 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। जबकि 22 कैरेट सोने की कीमत अगर देखी जाए तो 55,910 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है। वहीं अगर बात करें चांदी की, तो आज चांदी भी सस्ती हो गई है। PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती, जो अतरनागरा जोरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ रही हैं, ने पुलवामा जिले में धारा 144 लगाकर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने का आरोप लगाया है। उन्होंने इस कदम को अभूतपूर्व बताया और दावा किया है कि PDP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। मुफ्ती ने चुनाव की निष्पक्षता पर चिंता जताई है और संकेत दिया है कि भारतीय चुनाव आयोग 1987 के विवादास्पद चुनाव को दोहरा सकता है। उन्होंने जम्मू कश्मीर प्रशासन पर चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए उनकी पार्टी को चुन चुनकर निशाना बनाने का भी आरोप लगाया। खासकर पुंछ जिले के सुरनकोट में हालिया हमले के बाद, जिसमें 50-60 PDP कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। मुफ्ती के आरोपों में ये भी संकेत मिलता है कि चुनावों को ठीक करने की कोशिश की जा रही है, जिससे डर का माहौल बनाकर मतदाताओं को वोट देने से हतोत्साहित किया जा सके। मामूली कथ सख्त बाजर अख्तियार जम्मू कश्मीर के लुकन नबर बड़ी ठेकेदार बजे मशीन यम बाग तबाह गो, सोन ज़राअत तबाह गो, क्या तुम सेट कड़ान, आब वसान बन, सन बाग तबाह गसान।
ये कुछ ठेक नेबरिमन लुकन सोन पावर सरसे मुल्कस दिवान मगर सानियन माजन बेजन अंगट में पेवान काम करें बे बिजली फीस सारी खोल ज्यादा जम्मू कश्मीर को लुकन पेवान दो बेरोजगारी सारी खोल ज्यादा जम्मू कश्मीर में अगर कुछ जाए बत्ती गसान तथ मज गसान दांदली नतीज रोजान अदालत मज पेवान कसर इसलिए वनकस जागन प्रत कुन यम नौजवान नव पीढ़ कर पन जिंदगी मगर वनकस कतो कुन मे दोप ना मे करे कोशिश मे वन दिलम बम्बे मज मे दप जम्मू कश्मीर फैसले कर फारूक साहब यह सारी खुद सीनियर लीडर मगर मे पता सह कर तरफु फैसले पता अगर तरफु फैसले तक कर कम से कम मे दीजा नाद मे नाद दपन अस कोर इन फैसले PDP वाले कत तगान कर कत तगान कर NC वाले हेकन ज्यादा बेहतर तरीकस मज कत कर तुम बियो लोग कुन लड़ो इलेक्शन दपा अगर जम्मू कश्मीर अमे फायदे वात चलो बेमो लट पे मगर तमो कोर कह उमर साहबन ओन सोरे मीडिया बुल सोरे प्रेस बुल दोपन PDP खत्म गम PDP ना नाम निशान क्या पको यमन सा पको कुन नतीज द्राय तुम PDP वर्कर वनकस में बेशुमार तादाद तम शंगित मोन PDP वर्कर शंगित सह वनकस नाउमीद गोमुत 2019 पत मगर ये सात उमर साहबन दोप PDP खत्म गम न सिर्फ मोन वर्कर बल्कि आवाम तो जिंद वक्त ये बनान गर पे मुफ्ती साहब आव तम बच खुदा दी नजात शाख सटिस पे बचो नेरा माज रोजान शाम तक यी वापस नहीं वापस तरक्की नो दौर कर शुरू तहसील क्या डिस्ट्रिक्ट क्या मुजफ्फराबाद रोड क्या सड़क क्या आज इस्लामाबाद तक लगन 40 मिनट अगर न आर्मी वोल वत रुकाय सड़कन हूं जाल यूनिवर्सिटी कॉलेज लेवल तालीम टीचर तम क्या नुकर 3 वरियन मज जरूर कि लुक हेकन PDP नाराज मगर PDP लुकन हंदिस दिलन मज PDP सह जमात यम 60 वरियन मज गई लट मुजफ्फराबाद वक्रो ये कोटा खत्म कर ये टास्क फोर्स खत्म कर ये इखवानुक राज खत्म कर ये गई लट जम्मू कश्मीर मज कत बात करना इसलिए PDP खत्म गमज क्या बस राजौरी पुंछ गमज रात गयस बह त्राल रोपी कह यासिन सबस अल्लाह ताला यारी कर्म अम कोर सबक तुम कर जमा अत लगान वारिया मेहनत अत लगान पोस मगर अम कुसमुक सड़क पे गसान खड़ा माइक हेत नफर गसान जमा वन पन कह यह कोर मे राजौरी तह पुंछ यह कोर मे रात त्राल तह शुक्र गुजार तिमन वर्करन हंद रोपये 10,000 50,000 मे वातान दपान चनल खर्च कह तिमन वर्करन पन तेल त्रावान गाड़न पे मुहिम चलावान मिकस मे बह कतन मेन मालिक कर दौलत तम हासिल कह तम सद दौलत तुह ये अवाम ये लुक आज इंसानस बड़ तकलीफ गसान ये माजिश बेनिश पे दपान बच्चे हरियाणा मज बंद पंजाबस मज बंद आगरा बंद तमिस सेहत गुमुत खराब केस चलान कह मगर नौजवान बंद तुम वन कंचन चलानी अगर पथरा गो बंद सन नौजवान क्या जेलन मज बंद तम क्या तुम यल त्रावान अगर तुम दपान मिलिटेंसी गई खत्म तेल क्या पकड़ दकन तेल क्या शक्स बुनियाद पे नौकरियन मज लुकन सनान कर पासपोर्ट बंद NOC दिवान सारे नौजवान नौकरी है फलानी रिश्तेदार जमा फलानी रिश्तेदार क्या था इसलिए इन तमाम मुश्किलात खिलाफ जम्मू कश्मीर मज हालात वनकस 2019 पत तमन हुंद तकाज कि जम्मू कश्मीर लीडर चाहे PDP चाहे NC चाहे बदल जमात करो इकवट
अस पको इकवट ताकि युस दिल्ली वाले सितम ओन युस तमो अस पर हमला कोर अस हेको तमे हमलु इकवट मुकाबल कर मे कर वारिया कोशिश 4 अगस्त 2019 पत बह गयस फारूक सबस दरवाजस पे बह गयस सजाद लोन सबस ते बह गयस शाह फैसल सबस ते बह गयस तरगम सबस ते सारनी गयस बह घर घर मे दोस खतर मे बासान क्या अस करो इकवट अस करो कुने अद हेको अस जम्मू कश्मीर मज क्या बचाव कर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह स्पष्ट किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद भी पद से नहीं हटेंगे। यह बयान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की उस टिप्पणी के जवाब में आया है जिसमें केजरीवाल ने संकेत दिया था कि भाजपा में शाह को मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में तैयार किया जा रहा है। वहीं बात करें, अमित शाह ने भी बताया कि 2014 में मोदी द्वारा निर्धारित भाजपा के नियम के अनुसार नेताओं को 75 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होना था, लेकिन मोदी जो अगले सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे पद नहीं छोड़ेंगे। केजरीवाल ने भाजपा की एक राष्ट्र एक नेता की दृष्टि की आलोचना की थी। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनना। ये लोग इंडिया गठबंधन से पूछते हैं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। मैं बीजेपी से पूछता हूं आपका प्रधानमंत्री कौन होगा। आप लोग सोच रहे होंगे केजरीवाल क्या बात कर रहा है, मोदी जी होंगे। नहीं, मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को 75 साल के हो रहे हैं। बीजेपी के अंदर मोदी जी ने 2014 में मोदी जी ने खुद ने रूल बनाया था कि बीजेपी के अंदर जो भी 75 साल का होगा उसको रिटायर कर दिया जाएगा। सबसे पहले आडवाणी जी को रिटायर किया गया, उसके बाद मुरली मनोहर जोशी जी को रिटायर किया गया, फिर सुमित्रा महाजन को रिटायर किया गया, फिर यशवंत सिन्हा को रिटायर किया गया। अब मोदी जी अगले साल 17 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं। तो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं आपका प्रधानमंत्री का दावेदार कौन है। दोस्तों, अगले साल 17 सितंबर तक अगर इनकी सरकार बनी तो उस पर भी आऊंगा मैं। अगर इनकी सरकार बनी तो पहले अगले 2 महीने में योगी जी को निपटाएंगे ये, और उसके बाद मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो मैं लोगों को, देश के लोगों को आगाह करना चाहता हूं, मोदी जी अपने लिए वोट नहीं मांग रहे। मोदी जी अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं मोदी जी से और अमित शाह जी से, ये मोदी की गारंटी पूरी कौन करेगा? क्या अमित शाह मोदी की गारंटी पूरी करेंगे? जब आप अगर जो वैसे तो मेरे को लगता है मैं भी आऊंगा उसके ऊपर, मुझे नहीं लगता इनकी सरकार बन रही है, लेकिन जो बीजेपी को वोट देने जाएं वो ये सोच के जाना कि आप मोदी जी के नाम पे वोट नहीं दे रहे, आप अमित शाह के नाम पे वोट दे रहे। अब एक खुशखबरी आप लोगों के लिए, अब एक खुशखबरी है, सबको बता देना जो मैंने बातें कही है बड़ी सोच समझ के कही है। वहां बैठ के यही सोच रहा था 50 दिन से। आप प्रधानमंत्री होंगे, देखिए, मैं अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी 75 साल के हो जाए, इससे आपको आनंदित होने की जरूरत नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे
देश का नेतृत्व करते रहेंगे। इसमें भारतीय जनता पार्टी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये कंफ्यूजन खड़ा करना चाहिए। अमित शाह जी, संयुक्त राष्ट्र ने बताया कि उत्तरी अफगानिस्तान में आई भीषण बाढ़ से 300 से अधिक लोगों की जान चली गई है। तालिबान के आंतरिक मंत्रालय ने इस आपदा के बाद आपातकाल की घोषणा की है। शुक्रवार को हुई भारी बारिश के कारण नदियां उफान पर आ गई हैं और कीचड़ के ढेर ने गांव और खेतों को तबाह कर दिया है, जिसमें बगलान, तखार और बंदखशा जैसे प्रांत प्रभावित हुए हैं। संयुक्त राष्ट्र के अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन और विश्व खाद्य एजेंसी ने मृतकों की संख्या की पुष्टि की है और बताया कि हजारों घर या तो नष्ट हो गए हैं या क्षतिग्रस्त हुए हैं। तालिबान के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि अफगानिस्तान की वायुसेना प्रभावित क्षेत्रों में निकासी का काम कर रही है। वहीं विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रभावित लोगों को आपातकालीन खाद्य सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें बाढ़ से प्रभावित लोगों को पोषण युक्त बिस्कुट वितरित किए जा रहे हैं। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना, जो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश DVI चंद्रचूड़ ने नवंबर 2024 में सेवानिवृत्त होने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश बनने वाले हैं। वे 10 नवंबर 2024 से 13 मई 2025 तक इस पद पर रहेंगे। हाल ही में 10 मई को न्यायमूर्ति खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में अंतरिम जमानत दी, जिससे वे लोकसभा चुनाव में भाग ले सकें। न्यायमूर्ति खन्ना, जो प्रसिद्ध न्यायाधीश हंस राज खन्ना से संबंधित हैं, जनवरी 2019 में सुप्रीम कोर्ट में 33 वरिष्ठ न्यायाधीशों की उपस्थिति के बावजूद सीधी नियुक्ति के कारण कुछ विवादों के बीच उन्नत किए गए थे। हालांकि विवाद अब शांत हो गया है। आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। आपको बता दें कि दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने रिहाई के बाद आज हनुमान मंदिर में सबसे पहले दर्शन किया और फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। केजरीवाल ने कहा है कि अगर मोदी जीते तो योगी को हटा देंगे। इसके साथ ही केजरीवाल ने कहा कि बीजेपी का हार होने वाली है और मोदी दोबारा PM नहीं बनेंगे। लोकसभा के चुनावों के मध्य हरियाणा का सियासी संकट, 18वीं लोकसभा के चुनाव के मध्य राजस्थान के पड़ोसी राज्य हरियाणा में 3 निर्दलीय विधायकों द्वारा करीब 2 माह पुराने नायब सिंह सैनी सरकार से अपना समर्थन वापस लेने के कारण पैदा हुए सियासी संकट से निपटना भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा की तरह हो गया है। हरियाणा की भाजपा सरकार को विधानसभा में फ्लोर टेस्ट पास करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक दल के उप नेता आफ्ताब अहमद ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से मिलने का समय मांगा है। कांग्रेस की मांग है कि हरियाणा की बीजेपी सरकार अल्पमत में है, ऐसे में उसका फ्लोर टेस्ट होना चाहिए। हालांकि हरियाणा राजभवन से फिलहाल कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को समय देने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। कांग्रेस का दावा है कि 3 निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के बाद नायब सिंह सैनी सरकार अल्पमत में है। हरियाणा में भाजपा की सहयोगी पार्टी रही जेजेपी के नेता पूर्व उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी साफ कह चुके हैं कि अगर कांग्रेस हरियाणा की भाजपा सरकार गिराती है तो वह उसको बाहर से पूरा समर्थन देंगे। हरियाणा विधानसभा के कुल 90 सदस्य हैं, जिसमें भाजपा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और एक और विधायक द्वारा लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा देने से विधानसभा के सदस्यों को संख्या घटकर 88 रह गई है।
जिनमें भाजपा के 40 और कांग्रेस के पास 30 और हैं। जेजेपी के पास 10 विधायक हैं। विधानसभा में 6 निर्दलीय हैं और एलौद का एक तथा हरियाणा विकास पार्टी का विधायक भी है। दुष्यंत चौटाला की जनतांत्रिक जननायक पार्टी जेजेपी ने कांग्रेस को सरकार गिराने में सहयोग की घोषणा की है। 3 निर्दलीय विधायकों के भाजपा का सियासी संकट गहराया है, लेकिन भाजपा का दावा है कि जेजेपी के कुछ विधायक पाला बदलकर भाजपा के संग आने वाले हैं। इस तरह भाजपा इस संकट से उबर जाएगी। उधर कांग्रेस के सैम पित्रोदा के बयानों पर घिरी कांग्रेस पर हमला करने के लिए भाजपा ने राजस्थान के तेज तर्रार नेता राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी को आगे किया है। तिवारी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा है कि कांग्रेस अब नस्ल के आधार पर देश का विभाजन करना चाहती है। जयपुर में बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने कांग्रेस को घेरते हुए कहा है कि कांग्रेस नेता सैम पित्रोदा द्वारा देशवासियों को लेकर दिए गए बयान को कड़ी भर्त्सना की और कहा कि पित्रोदा का यह बयान अंग्रेजों द्वारा भारतीयों पर रंग भेद, नस्ल भेद की मानसिकता के आधार पर किए गए अत्याचार को प्रदर्शित करता है। भारत विश्व गुरु रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत उसी दिशा में आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में दूसरे देशों से तुलना कर भारत को आगे बढ़ने से रोकने का प्रयास किया जा रहा है। अनेकता में एकता भारत की ताकत रंग रूप के आधार पर टिप्पणी शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण है। कांग्रेस अभी सैम पित्रोदा के विरासत टैक्स पैरवी करने वाले बयान पर उभरी भी नहीं थी कि उन्होंने भारत की विविधता का बेतुके तरीके से चित्रण करते हुए यह कह दिया कि दक्षिणी लोग अफ्रीकियों, पूर्वोत्तर के चीनियों और पश्चिम के अरबों और उत्तर भारत के श्वेतों जैसे दिखते हैं। इसके पहले शायद ही किसी ने विभिन्न रूप रंग वाले भारतीयों को ऐसी उपमा दी हो। बहरहाल बीजेपी के बयानों को लेकर कांग्रेस पर हमला बोल दिया है, लेकिन ये पहली बार नहीं है। बीच चुनाव में कांग्रेस नेताओं के बेतुके बयानों ने बीजेपी को भारी फायदा पहुंचाया है। अगर बात करें अतीत में मणिशंकर अय्यर, शशि थरूर, चरणदास महंत, विजय वडेट्टीवार, दिग्विजय सिंह ऐसे प्रमुख दिग्गज नेता हैं जिन्होंने अपने बयानों से कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया है। अब ताजा उदाहरण है सैम पित्रोदा का। पित्रोदा के बयान और उपमा बेतुकी ही नहीं, आपत्तिजनक भी है। इसमें नस्ली सोच भी झलकती है, क्योंकि यह किसी विशेष से छिपा नहीं है कि किस तरह कुछ नासमझ लोग पूर्वोत्तर भारत के लोगों को चीनी कहकर चिढ़ाते हैं या काले लोगों को मजाक उड़ाते हैं। इस पर आश्चर्य नहीं है कि सैम पित्रोदा के बयान पर भाजपा कांग्रेस पर हमलावर हो गई है। वैसे भी चुनाव के मौके पर कोई भी विरोधी दल ऐसा ही करेगा। कांग्रेस को एक बार फिर सैम पित्रोदा के कथन से वैसे ही पल्ला झाड़ना पड़ा जैसे विरासत टैक्स वाले बयान से झाड़ना पड़ा था। इससे बात बनी नहीं और इसी कारण सैम पित्रोदा को इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष पद से भी त्याग पत्र देना पड़ा, जिसे पार्टी ने तत्काल स्वीकार कर लिया। इससे यही स्पष्ट होता है कि वह कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए थे, क्योंकि वह यह भी कह गए थे कि अयोध्या में निर्मित राम मंदिर भारत के विचार के विपरीत है। पहले छत्तीसगढ़ में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के नेता चरणदास महंत का पीएम मोदी पर विवादित बयान सामने आया, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब कांग्रेस ने चुनाव के बीच पीएम मोदी पर बदजुबानी की है। महाराष्ट्र के विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष विजय वडेट्टीवार ने मुंबई हमले के दौरान बलिदान पुलिस अधिकारी
हेमंत करकरे के बारे में यह बयान दिया कि वह पाकिस्तानी आतंकी अजमल कसाब नहीं बल्कि आरएसएस के करीबी पुलिस अफसर की गोली का निशाना बने थे। विरोध और फजीहत होने पर वह तो लीपापोती में लग गए, लेकिन शशि थरूर के बीच में कूद पड़े और उन्होंने यह मांग कर दी कि विजय वडेट्टीवार के आरोपों की जांच होनी चाहिए। उस दिनों पुंछ में आतंकी हमले को लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने यह कह दिया कि यह हमला भाजपा की चुनावी नौटंकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव के समय कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने पीएम मोदी को नीच बताया था। जैसे ही भाजपा ने मुद्दा बनाते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोला था और चुनाव में कांग्रेस को इसका खामियाजा भी उठाना पड़ा था। बहरहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस नेताओं के बयानों पर जमकर हमला बोला है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि कांग्रेस नेता चुनावों के वक्त शेल्फ गोल कर रहे हैं। भले ही पार्टी नेताओं के खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही कर दी, लेकिन चुनावी नुकसान का अंदाजा देखा ही जा रहा है। इधर कांग्रेस राजस्थान में ऑर्गन ट्रांसप्लांट मामले में भाजपा पर हमलावर हो रही है। इससे पूरे देश में राजस्थान की बदनामी हुई है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भजनलाल शर्मा सरकार समय रहते माकूल कार्यवाही नहीं कर पाई है। अगर बात करें इसी बीच प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट पर भी सियासी घमासान मचा हुआ है। और रिपोर्ट में 167 देशों में 1950 से 2015 के बीच आए डेमोग्राफिक बदलाव का विश्लेषण किया गया है, लेकिन असली बवाल मचा है भारत में मुस्लिमों की बढ़ती और हिंदुओं की घटती आबादी पर। रिपोर्ट के अनुसार 1950 से 2015 के मध्य भारत में हिंदुओं की आबादी 7.82% घट गई है, जबकि इसी दौरान मुस्लिमों की जो आबादी में 43.15% का इजाफा हुआ है। हिंदू जैन पारसी इनकी आबादी घटी है, जबकि मुस्लिम ईसाई और सिखों की आबादी बढ़ी है। रिपोर्ट में आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि भारत में अल्पसंख्यक सुरक्षित है और फल फूल रहे हैं, लेकिन लोकसभा चुनाव के दौरान आई इस रिपोर्ट ने सियासी पारा जोरदार ढंग से चढ़ा दिया है। भाजपा ने कांग्रेस की गलत नीतियों को मुस्लिम आबादी में हो रही वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया है। अब देखना ये होगा, दिलचस्प होगा कि लोकसभा के चुनाव के मध्य भाजपा के लिए हरियाणा का जो सियासी संकट है और कांग्रेस के लिए गले की घंटी बने सेम पित्रोदा के बयान तथा भारत में मुस्लिमों की बढ़ती और हिंदुओं की घटती आबादी संबंधी रिपोर्ट क्या गुल खिलाती है। आप सरकार की पैरवी करने वाले वकीलों की फीस भरे केंद्र सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा प्रेस्टीज इशू मत बनाइए। जी हाँ, वकीलों की नियुक्ति और उनकी फीस पर निर्णय लेने के लिए अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच टकराव अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। इस मामले में सर्वोच्च अदालत ने केंद्र से कहा है कि वह इसे प्रतिष्ठा का विषय न बनाए। आप सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिलों का भुगतान करें। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि दिल्ली सरकार का बचाव करने वाले वकीलों के बिल नहीं रोके जा सकते। सर्वोच्च अदालत ने अपनी टिप्पणी में कहा है कि इसे प्रतिष्ठा का विषय नहीं बनाया जाना चाहिए। दिल्ली सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा गया है कि दिल्ली के उपराज्यपाल और केंद्र सरकार वकीलों की नियुक्ति में दखल दे रहे हैं। ये वकील दिल्ली सरकार का कोर्ट में बचाव करते हैं।
इस दौरान शीर्ष अदालत ने मौखिक तौर पर कहा है कि वकीलों के बिल को क्लियर किया जाना जरूरी है। पीठ के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाया जाए और बिलों का निपटारा करें। दिल्ली सरकार की याचिका पर एससी का निर्देश जस्टिस संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने मामले की सुनवाई के लिए 22 जुलाई की तारीख तय कर दी है। दिल्ली सरकार के वकील ने दलील दी है कि आम आदमी पार्टी की सरकार खुद का बचाव कोर्ट में कैसे करे, क्योंकि उनके वकीलों का बिल तक रोका जा रहा है। यह मामला इसलिए उठ रहा है क्योंकि दिल्ली सरकार ने केंद्र के खिलाफ याचिका दायर की है। जस्टिस खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने हालांकि इस मामले में शुक्रवार को कोई आदेश पारित नहीं किया। हालांकि सॉलिसिटर जनरल से कहा कि जहां तक बिल का सवाल है तो उसे रोका जा सकता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि इस विवाद को देखेंगे। आप सरकार ने याचिका में क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली सरकार के जो उपराज्यपाल के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें कानूनी मामलों में अपनी पसंद के वकील नियुक्त करने और उनकी फीस निर्धारित करने के उसके अधिकार क्षेत्र को प्रतिबंधित किया गया है। वहीं जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष आप सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सिद्धार्थ दवे और वकील तलहा अब्दुल रहमान ने दलील दी है कि निर्वाचित सरकार की ओर से पेश हुए वकीलों का बिल बढ़ता जा रहा है। केंद्र सरकार इस राशि को मंजूर नहीं कर रही है और न ही जारी कर रही है। दवे ने दलील दी है कि निर्वाचित सरकार केंद्र के खिलाफ विभिन्न मंचों पर कई लड़ाइयां लड़ रही हैं और बिल को मंजूरी न मिलने के से बाधाएं पैदा हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा कि इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाया जाए। पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इसे प्रतिष्ठा का मुद्दा न बनाया जाए और बिलों का जो निपटारा है वो किया जाए। इस पर तुषार मेहता ने तुरंत सर्वोच्च कोर्ट को आश्वासन दिया है कि वो इस पर गौर करेंगे और विवाद को देखेंगे। आप सरकार ने अपनी याचिकाओं में कहा है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार न केवल अपनी पसंद के वकील नियुक्त करने में असमर्थ है बल्कि उनकी फीस का निर्धारण भी नहीं कर सकती है। 22 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होगी। याचिका में कहा गया है कि अगर दिल्ली सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों की नियुक्ति और उनकी फीस निर्धारित करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है तो यह अनिवार्य रूप से केंद्र को विरोधी पक्ष के वकीलों की नियुक्ति और फीस तय करने की क्षमता प्रदान करेगा। इसमें कहा गया है कि दिल्ली की निर्वाचित सरकार को वकील की नियुक्ति पर निर्णय लेने में सक्षम होना चाहिए क्योंकि अपनी पसंद का वकील चुनने का अधिकार सबसे अधिक उत्साहपूर्वक संरक्षित अधिकारों में से एक है। इसमें यह भी कहा गया है कि निर्वाचित सरकार को संवैधानिक न्यायालयों के समक्ष अपने वकीलों को चुनने से नहीं रोका जा सकता। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी अहम और पुख्ता खबरें। कल फिर मिलते हैं हम इसी वक्त नई खबरों के साथ। बने रहें हमारे साथ। और दोस्तों, जो सोना चांदी का भाव है वो रोजाना हम आपके लिए लेकर आते हैं, इसलिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।